अस्सलामुअलैकुम। कल रात को मैंने एक पोस्ट लगाई थी, तो उस पे काफ़ी बहनों के, काफ़ी भाइयों के कमेंट्स आए हैं। तो उन्हीं कमेंट्स का इस वक्त रिप्लाई देने के लिए मैं ये एक वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, ऐसा नहीं होता कि जैसे आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, इस्लाम के नाते बना है, तो वीज़ा दे देना चाहिए। और फ़ॉरेन ऑफिसर वाली या फ़ॉरेन मिनिस्टर वाली जो इस वक्त डिमांड की जा रही है कि वो लेटर लिखें, वो इसमें से हटा दी जाए। तो देखिए, ऐसा नहीं होता। जो भी डॉक्यूमेंटेशन होती है वो तो लाजमी होती है। पाकिस्तान अगर इजाज़त दे भी देता है, आगे ईरान है, ईरान काफ़ी सख्त कंट्री है। उसके बाद इराक़ आ जाता है, इराक़ के तो अलहदा से डॉक्यूमेंटेशन भी होती है। अभी क्योंकि मैं अपना करा रहा हूँ तो पता चला है, क्योंकि मुझे लगता था कि जैसे मुझे सऊदी एम्बेसी वीज़ा दे देगी तो बस इनको मैं अप्लाई करूँगा कि ये देखें मेरे पास वीज़ा है सऊदी अरब का, मुझे ट्रांज़िट वीज़ा दे दें। तो इराक़ काफ़ी सख्त कंट्री है। अभी तो कुवैत भी रहता है। ईरान का मुझे इसलिए पता है कि ईरान में मेरा एक दोस्त है, ईरान एम्बेसी में, तो वो मुझे सही से गाइड करता रहता है हर चीज़ को। और उसने कहा था कि कोई भी मुश्किल आएगी तो मैं आपकी हल करा दूँगा। अब मेरा बात करने का मकसद ये है कि अगर पाकिस्तान ने इजाज़त दे दी कि ठीक है आप चले जाएँ, जब आगे जाएंगे ईरान बॉर्डर पे, तो वहाँ पे एक बार फिर से कहा जाएगा कि फ़ॉरेन मिनिस्टर से आपको जो लेटर इशू किया गया था वो दिखाएं। और फ़ॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो कंट्री को भी लेटर लिखती होती है। बाज़ जगहों पे ऐसा नहीं होता कि आपका पासपोर्ट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन हमारा इंडिया पाकिस्तान पासपोर्ट के हवाले से देखा जाए तो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। इंडियंस और पाकिस्तानियों को अपने ज़्यादातर कामों के लिए पहले एम्बेसी से ही कॉन्टैक्ट करना पड़ता है, अगर कोई ख़ास काम कर रहे हो। क्योंकि अभी आम बंदा आना चाहता है पाकिस्तान, आ सकता है, लेकिन एक ख़ास बंदा, क्योंकि यहाँ पे एक तरीक़ाकार चेंज हो रहा है, इसलिए उस ख़ास बंदे को टाइम लग रहा है। उस टाइम को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है, कल मैंने आपको वीडियो में बताया था। क्योंकि ट्विटर पे ट्रेंड चलाने से, हैशटैग वाला जो ट्रेंड होता है वो चलाने से काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। क्यों इतना टाइम लग रहा है कि एक फ़ॉरेन मिनिस्टर जो है आपकी कंट्री का, वो इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा, या फिर कोई और इशू है। क्योंकि अभी मेरी मुस्तकीम साहब से बात नहीं हुई, वो थोड़ा बिज़ी हैं। जैसे ही वो फ्री होकर बताएंगे इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, अगर उन्होंने इजाज़त दे दी कि ये बात है, अगर बतानी है यूट्यूब पे तो बता दो। क्योंकि उनकी इजाज़त भी तो लाजमी है ना, कि वो मुझे बात बता रहे हैं, वो मुझे इस काबिल समझते हैं कि वो अपनी हर बात मुझे बता देते हैं। तो मेरा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं पहले उनसे इजाज़त तलब कर लूँ। अब मैं आपको बहुत ही आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं भी ये साथ साथ अप्लाई कर रहा हूँ पैदल हज के लिए। सऊदी एम्बेसी को मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करा दिए, क्योंकि पहले मैं आता रहा हूँ, वो बात सुनते थे और चीज़ें कुछ बता देते थे कि आप ये वाली चीज़ें पहले अरेंज करें, उसके बाद आप आइएगा। वो सारा कुछ करने के बाद अब जब मैंने सब कुछ वहाँ पे सबमिट अपना करा दिया है, फिर सऊदी एम्बेसी ने मुझे मेडिकल रिपोर्ट का कहा था, रिपोर्ट भी मैंने अपनी करा के उनको सबमिट करा दी है। कुछ ही अरसे में वो मुझे बुलाएँगे, मुझे अपना पासपोर्ट लेके जाना पड़ेगा। एक दिन मैं पासपोर्ट लेके जाऊँगा, नेक्स्ट डे जो है मुझे वीज़ा दे दिया जाएगा। अब ये सारा प्रोसेस था सऊदी एम्बेसी का, जो कि काफ़ी इजी रहा है मेरे लिए। अब आ जाते हैं कुवैत एम्बेसी पे, क्योंकि सऊदी अरब से पहले मैंने कुवैत से गुज़रना है। अब मुझे जाना पड़ेगा कुवैत एम्बेसी के पास कि मुझे सऊदी एम्बेसी ने वीज़ा दे दिया है। और हाँ, सऊदी एम्बेसी ने जो मुझे वीज़ा दिया है वो हज के बाद भी 3 महीने वैलिड रहेगा। मुझे इस तरह का वीज़ा चाहिए, क्योंकि मैंने वापस भी आना है। ठीक है, तो अब मैं जाऊँगा कुवैत वालों के पास कि सर जी मुझे वीज़ा चाहिए। वीज़ा किस तरह का चाहिए, मैंने जाना भी है, मैंने आना भी है। मैं उनको कोई डेट बता दूंगा कि इन दिनों में हो सकता है कि मैं आपकी कंट्री से गुज़रूं, और इन दिनों में मैंने वापस भी गुज़रना है। यानी कि मुझे कुछ दिन बताने पड़ेंगे, और वो दिन कम से कम महीनों में होने चाहिए। जैसा कि मैंने जनवरी में गुज़रना है जी, एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। जनवरी में कब गुज़रना है ये भी मैंने उनसे कोशिश करनी है कि क्लियर करूँ कि इन दिनों में मैं गुज़र सकता हूँ, लेकिन जनवरी पूरा मुझे वीज़ा चाहिए। ठीक है, इस तरह से होता है। अब क्योंकि रूल्स से हट के ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो फिर उनकी मज़ीद कुछ रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगी, वो मुझे पूरी करनी पड़ेंगी, उस पर भी टाइम लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे हम इराक़ के ऊपर। और इराक़ का इस वक्त तक मुझे जो बताया गया सबसे मुश्किल तरीन तरीका है, उनके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। अब जब वो शुरू होंगे तब मुझे पता चलेगा। इराक़ से गुज़रना भी ज़रूरी है। इराक़ का हालांकि बिल्कुल थोड़ा सा रास्ता है, 3 दिन में वो कवर हो जाएगा। इस वक्त सबसे ज़्यादा सफ़र जो मेरे लिए होगा वो ईरान वाला होगा, क्योंकि जो रास्ते मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं वहाँ से 1800 किलोमीटर बनते हैं, लेकिन अगर उन रास्तों से नहीं जाने दिया जाता
तो फिर कुछ विलेज वगैरह हैं उनसे होते हुए मुझे जाना पड़ेगा, और वो 2000 से भी ज़्यादा किलोमीटर बन रहे हैं, लेकिन इट्स ओके, मैं कर लूँगा। बाकी रही बात शहाब भाई की, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा सफ़र था इंडिया वाला, जो कि उन्होंने कवर कर लिया है। उसके बाद सेकंड नंबर पे होगा ईरान वाला, उनके लिए बड़ा सफ़र। पाकिस्तान वाला थोड़ा सा कम है उससे। तो अब बस देखते हैं शहाब भाई को कब तक फ़ॉरेन मिनिस्टर से लेटर इशू हो जाता है और उनको फिर वीज़ा मिलता है। बस आसान अल्फाज में एक बार फिर से कह रहा हूँ, शहाब भाई को फ़ॉरेन मिनिस्टर एक लेटर इशू करेंगे, वो लेटर इधर पाकिस्तान आएगा। सेम इसी तरह से ईरान, इराक, कुवैत, उनके लिए भी शहाब भाई को लेटर चाहिए होगा। नहीं देंगे तो फिर शहाब भाई के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। काइंडली आप दुआ करें, दुआ के साथ साथ हैशटैग वाला ट्रेंड चलाएं ट्विटर के ऊपर, ताकि जल्द से जल्द शहाब भाई का काम हो सके। मैं मिलूँगा आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।